फ्रेंड्स, आज हमने जो टॉपिक लिया है वो सीपीसी से रिलेटेड है। सीपीसी में जो बेसिक डिफिनीशंस हैं, आप जानते हैं सेक्शन 2 में बहुत सारी डिफिनीशंस दी गई हैं, जिनमें से 3 डिफिनीशन बहुत ही प्राइमरी है। वो है डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट। इन तीनों को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन होता है। आज हम उस कंफ्यूजन को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं ये प्रॉब्लम क्रिमिनल लॉ में नहीं आती, सीआरपीसी में नहीं आती, क्योंकि सीआरपीसी में सेक्शन 354 बिल्कुल क्लियर कट प्रोविजन देता है कि अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है तो उसका आउटकम केवल जजमेंट होगा और जजमेंट के अलावा कुछ नहीं होगा। वो जजमेंट या कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा। तो सीआरपीसी में ऑर्डर, डिक्री, डिसीजन, ये सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रेंजर है, कहीं अप्लाई नहीं करते, क्योंकि सीआरपीसी का जो पेरिफेरी है बहुत छोटी है। लेकिन जब हम सीपीसी की बात करेंगे, ये पूरी सिविल सोसाइटी को टच करता है। इसमें बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो सीपीसी के एरिया के बाहर हैं। जो प्रोसीजर हैं सीपीसी के अलावा और ही प्रोसीजर दिए गए हैं, और इसलिए सीपीसी के कंटेक्स्ट में आपने देखा कि जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर तीनों वर्ड्स यूज किए जाते हैं अलग अलग कंटेक्स्ट में। एक चीज और भी है कि जो बहुत ही रॉ कॉन्सेप्ट है, बहुत ही रॉ जजमेंट है, उसे कहते हैं डिसीजन। लेकिन डिसीजन का कोई लीगल वैल्यू नहीं है, इसका कोई लीगल सिग्निफिकेंस नहीं है। डिसीजन खिलाफ न तो रिव्यू हो सकती है, न अपील हो सकती है, न कोई इसके बेसिस पर कोई रेस जुडिकेटा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता है। इसलिए सीपीसी में कहीं भी, चाहे वो रिवीजन हो, चाहे रिव्यू हो, चाहे लिमिटेशन पीरियड अप्लाई करना हो, हमें हमेशा डिफिनेटली देखना पड़ता है कि वो डिसीजन, जजमेंट कम से कम जजमेंट है या नहीं है। जजमेंट के आगे वो डिक्री भी हो सकता है और ऑर्डर भी हो सकता है। तो डिसीजन का वही कॉन्सेप्ट है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आप प्रीएम्बल में देखें तो लिखा गया विद द पीपुल ऑफ इंडिया, लेकिन ये सेंसलेस है, क्योंकि जब तक पीपुल ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन के बॉडी में, चाहे वो पार्ट 3 हो, पार्ट 4 हो या कोई पार्ट हो, आप स्पेसिफाई ना करें कि वो पीपुल का मतलब होगा या तो सिटीजन होगा या पर्सन होगा, तभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उस पर अप्लाई करेगा। इसी तरीके से जब सिविल लॉ में जाएंगे, जब सीपीसी में जाएंगे, तो जहां डिसीजन वर्ड यूज किया गया है वो एक सेंसलेस कॉन्सेप्ट है, वो एक जीनस कह सकते हैं, और डिसीजन को जब तक जजमेंट में कन्वर्ट न किया जाए तब तक उसका कोई लीगल सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो अब डिसीजन एक जीनस हो गया, जीनस का स्पीसीज हो गया जजमेंट, जजमेंट के सब स्पीसीज हो गए डिक्री और ऑर्डर। तो जजमेंट या तो डिक्री होगा या ऑर्डर होगा या केवल जजमेंट ही होगा। कोई जरूरी नहीं है कि कोर्ट जजमेंट को डिक्री या ऑर्डर में कन्वर्ट करे ही। इवन जजमेंट इज सिग्निफिकेंस, जजमेंट के खिलाफ अपील हो सकती है, जजमेंट के अगेंस्ट भी रेजिडुअल अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये कन्वीनियंट हाइपोथेसिस यही है कि जजमेंट को डिक्री या ऑर्डर में, अगर डिक्री या ऑर्डर में अगर कोर्ट कन्वर्ट करेगा तो रेमेडी और डिफिनिट होगी। अब समझते हैं क्या डिफिनीशन दी गई है। डिक्री की डिफिनीशन दी गई सेक्शन 2 क्लास 2 में, बाकी छोड़ दीजिए। डिक्री के 3 इंपॉर्टेंट फीचर बहुत बड़े बड़े हैं। पहला तो ये कि डिक्री के लिए सूट होना चाहिए और सूट के लिए प्लेंट होना चाहिए। ये प्राइमरी डिफिनीशन है। जब आपको आइडेंटिफाई करना है डिक्री को, तो आप पहले ये देखेंगे कि क्या कोई सूट फाइल की गई है या नहीं की गई है। दूसरा,
डिक्री तभी होगी जब कोई डिस्प्यूट होगा, कम से कम दो पार्टी होंगी, उन दो पार्टीज के बीच में कोई सब्सटेंटिव राइट का इशू होगा। अगर कोई राइट लिटिगेट हो रहा है, मेरा राइट ये है, आप कहते हैं नहीं मेरा राइट ये है, इस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट है, तब उसका जो प्रोडक्ट होगा कोर्ट का, जो अल्टीमेट डिसीजन आएगा, वो डिक्री होगी। मैं डिसीजन इसलिए कह रहा हूं कि एक बहुत रॉ कॉन्सेप्ट है। डिसीजन जो आएगा वो डिक्री होगा अगर एडजुडिकेशन है दो पार्टीज के बीच में। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो जजमेंट आना चाहिए वो फॉर्मलाइज होना चाहिए, एक फॉर्मेट पर होना चाहिए जो फॉर्मेट शेड्यूल 2 में दिया गया है। अगर वो फॉर्मल नहीं होगा तो जजमेंट तो होगा लेकिन डिक्री नहीं होगी। तो डिक्री की डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी गई है। और डिक्री की एक स्पेशल पॉइंट ये है, डिक्री शुड बी ऑलवेज फाइनल। डिक्री कभी इंटरिम नहीं होगी। डिक्री प्रिलिमिनरी हो सकती है। प्रिलिमिनरी मींस जैसे आप कोर्ट के सामने दो इशू लेके जाते हैं, कोर्ट एक इशू को डिसाइड करता है, एक इशू को कहता है बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन जो पहला इशू है दैट हैज बीन डिसाइडेड फाइनली। जैसे आप एक लिटिगेशन लेके जाते हैं कोर्ट के सामने, सूट फाइल करते हैं कि एरियर ऑफ रेंट का और साथ साथ पोजीशन ऑफ द हाउस का। आप कहते हैं मेरा पोजीशन दिलाया जाए और किराया जो बकाया है वो दे दिया जाए किराएदार के लिए। तो कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया कि ठीक है एरियर आपको हम दे देते हैं। तो कोर्ट ने जजमेंट दिया कि एरियर दे दिया जाए, लेकिन जो पोजीशन का या ओनरशिप का इशू है उसको डाल दिया उसने अबेंस में, सस्पेंशन रखा। तो यहां पर जो एरियर का इशू है, जो रेंट का इशू है, दैट हैज बीन फाइनली डिसाइडेड। तो जो प्रिलिमिनरी डिक्री होगी वो भी फाइनल डिक्री होगी। प्रिलिमिनरी केवल इस सेंस में होगी कि दो इशू में से कोर्ट ने एक पहले डिसाइड किया है, दूसरा डिसाइड करेगा कभी। तो आप देखेंगे कि जो प्रिलिमिनरी डिक्री है, जो प्रारंभिक डिक्री है, दैट अमाउंट्स टू ए फुल फ्लेज्ड डिक्री। उसके अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं आप, उसके अगेंस्ट में रिवीजन कर सकते हैं आप, उसकी रिव्यू भी कर सकते हैं आप। तो जो प्रिलिमिनरी डिक्री का मतलब इंटरिम डिक्री नहीं है। प्रिलिमिनरी डिक्री का मतलब अगर इशूज दो या दो से ज्यादा हो, किसी एक इशू पर कोर्ट ने डिक्री दे दी है, जजमेंट दे दिया है, उसे कहते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री। हमने पहले ही बताया कि जजमेंट और डिक्री में केवल एक डिफरेंस है कि अगर जजमेंट फॉर्मली अनाउंस कर दिया गया है, फॉर्मली पेपर भी फॉर्मेट भी दे दिया गया है, वही जजमेंट डिक्री हो जाती है। अदरवाइज अगर डिक्री में कन्वर्ट न भी किया जाए तो भी जजमेंट की वैल्यू वही होती है जो एक डिक्री की होती है। अब कोर्ट ने प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री, दो डिक्री बनी। तो आपने देखा कि इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्रिलिमिनरी डिक्री कोई इंटरिम डिक्री है, कोई इंटरलॉकुटरी डिक्री है, क्योंकि डिक्री न तो इंटरिम हो सकती है न इंटरलॉकुटरी हो सकती है। ऑर्डर तो हो सकता है, इंटरलॉकुटरी ऑर्डर हो सकता है या इंटरिम ऑर्डर हो सकता है, लेकिन डिक्री जब भी होगी तब भी फाइनल होगी, अंतिम होगी। और उसके अगेंस्ट में उसी कोर्ट में कोई रेमेडी नहीं मिलने वाली है। इसका मतलब हुआ कि प्राइमरी डिक्री, अगर प्राइमरी डिक्री दे दी गई है तो उस पर सेक्शन 11 में रेज जुडिकेटा का कॉन्सेप्ट लागू होगा और रेमेडी केवल अपील हो सकती है या रिवीजन हो सकती है। ये हुई डिक्री सेक्शन 2 क्लास 2 में। तो सेक्शन 2 क्लास 2 में आप देखेंगे कि सूट का डिसमिसल और सेक्शन 144 सीआरपीसी में रिस्टिट्यूशन दे अमाउंट टू डिक्री, इसलिए कि उसमें भी एडजुडिकेशन होता है। अगर किसी केस को डिसमिस करते हैं तो दूसरी पार्टी को सुनते हैं उसका राइट है या नहीं है, इसलिए जो डिसमिसल ऑफ सूट होता है वो भी डिक्री होती है जब तक वो इंटरिम डिसमिसल ना हो। अब यहां हम देखते हैं कि जजमेंट क्या है। जजमेंट की डिफिनीशन सेक्शन 2 क्लास 9 में दी गई है और ऑर्डर 20 क्लास 4 में दी गई है। ध्यान रखिएगा, दो प्रोविजन है, सेक्शन 2 क्लास 9 और ऑर्डर 20 क्लास 4। इन दोनों में एक ही बात कही गई है। तो
जजमेंट क्या है? जजमेंट कोर्ट का डिसीजन है। हमने पहले कहा डिसीजन कोई मतलब नहीं है। डिसीजन हैज बीन क्वालिफाइड बाय अदर इंग्रेडिएंट्स। एक डिसीजन है। कैसा डिसीजन है? जो दो पार्टीज के बीच में होता है, जिस पर डिक्री भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है। तो जो कोर्ट डिसीजन देता है, जजमेंट कब होता है? जब कोर्ट उस केस का कंसाइज स्टेटमेंट दे। कंसाइज स्टेटमेंट, ब्रीफ स्टेटमेंट। इसका अर्थ होता है केस का नंबर क्या है, पार्टी का नाम क्या है, जो एक सूट में आप लिख सकते हैं, प्लेंट में, एप्लीकेशन में अपने को आइडेंटिफाई करने के लिए एज सूटर, एट लिगेंट, जो कुछ भी लिख सकते हैं। कोर्ट को ये स्टेटमेंट देना पड़ता है कंसाइज वे में, ये पार्टी है, इनका एड्रेस, इनका नाम है। तो जब जजमेंट लिखेंगे, जजमेंट में क्या होगा? पहला कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, कि केस कौन सा है, सब्जेक्ट मैटर कौन सा है। दूसरा जो जजमेंट में लिखना पड़ता है कि पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, फाइंडिंग्स जो कोर्ट देता है, वो फाइंडिंग्स देता मैंने क्या पाया, हमारा कंक्लूजन क्या रहा। कोर्ट जब मैंने सुना, कोर्ट जब सुनेगा, सुनने के बाद अल्टीमेटली दोनों पार्टी को सुनने के बाद कोर्ट की फाइंडिंग क्या रही। तो कोर्ट जो डिटर्मिनेशन देगा, जो डिसीजन दिया, उस केस की फाइंडिंग क्या है, दूसरा एलिमेंट हुआ। पहला एलिमेंट क्या हुआ? कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस। दूसरा है फाइंडिंग ऑफ द डिटर्मिनेशन, किस आधार पर हमने जजमेंट दिया, उसे कहते हैं फाइंड्स। तीसरा रीजन, जो जजमेंट हमने दिया है उसके पीछे रीजन क्या है, हमने जजमेंट ए क्यों दिया, बी क्यों नहीं दिया, ए के फेवर में डिसाइड किया, बी के फेवर क्यों नहीं डिसाइड किया, उसको रीजन देना होता है। तो पहला कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, दूसरा पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, और तीसरा रीजन ऑफ द डिसीजन, और चौथा डिसीजन, क्या डिसीजन दिया। अगर ये डिसीजन चार एलिमेंट है, वही डिसीजन जजमेंट हो जाएगा। अब जजमेंट जब हो गया तो लीगल हो गया, एक लीगल शेप आ गया। अगर ये चार एलिमेंट हैं तो उस जजमेंट को आप यूज कर सकते हैं एज ए लीगल राइट, अगर आपके फेवर में दिया गया है। अब सेक्शन 29 और सेक्शन ऑर्डर 214, जब ऑर्डर 214 में देखेंगे कि ऑर्डर 14 में दो रूल्स हैं, ऑर्डर 20 में दो रूल्स हैं। ऑर्डर 20 रूल 1 क्लास 1, ऑर्डर 20 रूल 4 क्लास 2। तो जो जजमेंट की डिफिनीशन है, बेसिक डिफिनीशन जो है, वो ऑर्डर 20 रूल 4(2) में दी गई है। और रूल 1 में क्या है, रूल 4(1) में क्या है, रूल 4(1) में बताया गया है कि अगर स्मॉल क्लास कोर्ट है तो वो कब जजमेंट होगा, उसके लिए केवल इतना पैरामीटर है, केवल ये रिक्वायरमेंट है कि कोर्ट पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन दे दे और डिसीजन दे, न तो केस का रेफरेंस देने की जरूरत है स्टेटमेंट, न तो रीजन देने की जरूरत है, केवल पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन और अल्टीमेट डिसीजन क्या हुआ, ये स्मॉल क्लास कोर्ट में। तो सेक्शन ऑर्डर 20 रूल 4 में जजमेंट को डिफाइन किया गया है। अब जजमेंट क्या हो गया, आपने देखा जजमेंट हुआ। अब डिक्री सेक्शन 2 क्लास 2 में डिफाइंड है, मैंने बताया आपको। ऑर्डर कहाँ डिफाइंड है, ऑर्डर डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लास 14 में। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर वही है जो डिक्री नहीं है। और डिक्री क्या है, डिक्री वो जजमेंट है, देखिए जजमेंट है डिक्री, वो जजमेंट है जो एक सूट पर आई हो, प्लेंट पर आई हो, और दो पार्टीज के बीच में सब्सटेंटिव राइट का एडजुडिकेशन हो, उसका फॉर्मल एक्सप्रेशन हो, और वो फाइनल हो। ये चार एलिमेंट है डिक्री के।
अब ये 4 एलिमेंट ऑर्डर में नहीं होंगे, तो क्या नहीं होगा ऑर्डर में, कि ऑर्डर के लिए जरूरी नहीं है कि 2 लिटिगेंट्स भी हो या लिटिगेंट्स के बीच में कोई सब्स्टेंटिव राइट भी हो। जैसे लिमिटेशन है, मान लीजिए एक हमने आप कोर्स प्रेयर किया कि अब ये टाइम बार हो गया है, लिमिटेशन दे दिया जाए, लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया है और कंडोनेशन ऑफ डिले को कंडोन करना है, तो ऑर्डर हो गया। यहां पर 2 पार्टीज के बीच में कोई राइट का क्वेश्चन नहीं आया, भले फॉर्मल एक्सप्रेशन इसका हो, डजंट मैटर, लेकिन ये रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है कि पार्टीज के बीच में सब्स्टेंटिव राइट्स का एडजुडिकेशन हो। जो जजमेंट को अगर डिक्री होना है तो ये जरूरी है, अगर डिक्री को ऑर्डर ही रह जाना है तो एडजुडिकेशन जरूरी नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर सफिशिएंट है। अब ये जो हम शुरू करते हैं, हमने देखा डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं होती जब तक उस डिसीजन को ऑर्डर 20 रूल 14 में जजमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट न किया जाए। और जजमेंट में कब कन्वर्ट होगा, जब नंबर 1 कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस होगा, दूसरा होगा पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन होंगे, हमने 4 निष्कर्ष निकाला, तीसरा क्या होगा, रीजन फॉर फाइंडिंग, हमने जो फाइंडिंग दिया है या जो डिसीजन देने जा रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है, और चौथा है अल्टीमेटली डिसीजन। और जब डिसीजन या जजमेंट स्मॉल काज कोर्ट में होता है तो रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, थोड़ी इनफॉर्मल हो जाती है और केवल फाइंडिंग से ही काम चला लिया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ द केस नहीं देने की जरूरत पड़ती, रीजन की जरूरत नहीं पड़ती, तो केवल फाइंडिंग और जजमेंट ये स्मॉल काज कोर्ट से ही चल जाता है, काम हमारा चल जाता है। तो ये हुआ डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट, 3 में डिफरेंस हुआ। जजमेंट ही या तो डिक्री होगी या ऑर्डर होगा, जजमेंट की वही वैल्यू होगी जो डिक्री की होगी अगर डिक्री के सारे एलिमेंट्स उसमें है तो, अदरवाइज वही जजमेंट ऑर्डर हो जाता है, सेक्शन 2+14। अब यहाँ आप देखेंगे कि जब सीपीसी ड्राफ्ट किया गया था या उससे पहले भी, तो सोसाइटी बहुत छोटी थी, सिविल सोसाइटी में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, न इतने एक्ट्स थे। समय के साथ हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ी, बहुत सारे एक्ट्स बढ़े, रेंट कंट्रोल एक्ट बना, लैंड एक्विजिशन एक्ट बना, 1925 में इंडियन सक्सेशन एक्ट बना, 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बना। इतने सारे एक्ट्स में अगर हम सूट लेके जाएंगे, सूट का मतलब क्या होता है, प्लेंट का मतलब क्या होता है, पैसा, कोर्ट फीस। तो जो पार्टीज हैं, पार्टीज को मनी और इनकन्वीनियंस से बचाने के लिए एक अल्टरनेटिव ढूंढा गया एप्लीकेशन का, इसे कहते हैं पिटीशन। तो जो पिटीशन होती है, आप देखिए हिंदू मैरिज एक्ट में पिटीशन होता है, हिंदू सेक्शन एक्ट में पिटीशन होता है, पर्सनल लॉ में, हिंदू लॉ या क्रिश्चियन लॉ में जहां भी जाएंगे तो प्लेन्स लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि फैमिली का डिस्प्यूट है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा है, जितनी जल्दी सॉल्व हो जाए उतना ही अच्छा है। इसलिए कम से कम एक्सपेंसिव हो, कम से कम टाइम कंज्यूम्ड हो, इसके लिए जरूरी नहीं है, इसलिए जरूरी है कि उसे जल्दी से कोर्ट में ले जाया जाए। और अगर आप प्लेंट लेके जाएंगे, सूट में कन्वर्ट करेंगे, आपको लंबा वकील करना पड़ेगा, कोर्ट फीस देनी पड़ेगी, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे सिविल मैटर्स होते हैं जो सूट के या प्लेंट के फॉर्मेट में नहीं भी होते और केवल एप्लीकेशन से ही उन्हें कोर्ट के सामने रखा जा सकता है। ऐसे मैटर्स, ऐसे इशूज, ऐसे लिटिगेशन पार्टीज के बीच में जो सब्स्टेंटिव राइट्स का एडजुडिकेशन करेंगे और फॉर्मल तरीके से करेंगे, और लेकिन सूट लेके नहीं भी जाएंगे, प्लेन के बिना भी जाएंगे, तो ऐसे जो डिक्री बनेगी उसे कहते हैं डीम्ड डिक्री, क्योंकि डिक्री के लिए फॉर्मल सूट जरूरी है। और जब फॉर्मल सूट नहीं हुआ
क्लैरिफिकेशन से हुआ, डिक्री तो हुई ही, क्योंकि दो पार्टीज आई, उनका लिटिगेशन हुआ, उनके राइट्स का एजुकेशन हुआ, कोर्ट ने उनको सुना, सुनने के बाद फॉर्मल जजमेंट अपना प्रोनाउंस किया। तो जजमेंट या डिक्री तो हो ही गई, भले वो प्लेन पर न लाया गया हो। तो ऐसे जजमेंट्स को या ऐसी डिक्रीज जजमेंट्स को जो वर्चुअली डिक्री है, फैक्चुअली डिक्री है, लेकिन टेक्निकली क्योंकि उन पर सूट नहीं फाइल किया गया है, प्रिंट लेकर के नहीं लाया गया है, इसलिए वो फॉर्मल सीपीसी के सेक्शन 2 क्लास 2 में डिक्री नहीं हो सकती। उन्हें कहते हैं डीम्ड डिक्री। डीम्ड डिक्री की वही वैल्यू होती है जो सेक्शन 2 में एक नॉर्मल डिक्री की होती है। ऐसी डीम्ड डिक्री हिंदू मैरिज एक्ट में होती है, हिंदू गार्जियनशिप माइनॉरिटी एक्ट में होती है, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में होती है, यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट में होती है, एमपी रेंट कंट्रोल एक्ट में होती है, लैंड एक्विजिशन एक्ट में होती है। बहुत सारे एक्ट्स जो आज की टाइम में जरूरी हो गए हैं निपटारा करना, उन पर उनको एक्सपेडाइट करने के लिए कम से कम समय में, कम से कम खर्चे में एक तरीका ढूंढा गया एप्लीकेशन का, पिटीशन का। तो ऐसे पिटीशन से जो कोर्ट का जजमेंट आया उसे भी डिक्री कहते हैं। क्यों डिक्री कहेंगे? क्योंकि सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो डिक्री का, जब डिक्री हो गई तो डिक्री की पहचान क्या होगी? डिक्री होने के बाद एक तो पहचान हो गई कि सब्सटेंटिव राइट इन्वॉल्व है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है और दो पार्टीज के बीच में है। अब जब डिक्री आ गई, कोर्ट के कलम से जो निकला, जो प्रोडक्ट आया, अगर वो प्रोडक्ट अपीलिएबल है, उसकी अपील होगी तो डिक्री होगी, क्योंकि डिक्री की अपील होती है। अगर ऑर्डर है तो उसकी अपील नहीं होगी। लेकिन ध्यान रहे, ऑर्डर को भी अपीलेबल सेक्शन 144(1) में बनाया गया है। कुछ ऑर्डर्स को विच अमाउंट टू डिक्री, ऐसे ऑर्डर्स जैसे अब आप देखिए हिंदू मैरिज एक्ट में दो तरह के जजमेंट्स आते हैं। जब आप जाते हैं सेक्शन डाइवोर्स पर जाएंगे या रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट राइट्स पर जाएंगे, सेक्शन 10, 11 और 13 में, तो ये कोर्ट इस पर अपनी डिक्री देगा। जब डिक्री देगा तो अपील होगी। लेकिन जब सेक्शन 25 और 26 में देखेंगे कि मेंटेनेंस पेंडेंटल राइट को लेकर के या कस्टडी को लेकर बच्चे की, कोर्ट जो जजमेंट देगा उसे कहेंगे ऑर्डर। तो ऑर्डर भी एक ऐसा ऑर्डर है जो पार्टीज के राइट को डिटरमिन तो करता है, लेकिन वो ऑर्डर होता है। तो ऐसे ऑर्डर को भी अपीलेबल बना दिया गया है। तो ऐसे ऑर्डर जो मोर और लेस दो पार्टीज के बीच में लिस्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, दो पार्टीज के बीच राइट्स को एडजुडिकेट करते हैं, भले उनका नाम ऑर्डर हो, लेकिन डिक्री की तरह वो भी अपीलेबल होंगे। लेकिन तभी जब उनको स्टैट्यूटरी अपीलेबल बनाया जाएगा तो अंतर दोनों में क्या आएगा? डिक्री ऑर्डर में डिक्री इज ऑलवेज अपीलेबल अनलेस स्टैट्यूटरी बार्ड, लेकिन ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल अनलेस entitled to be made an appeal स्टैट्यूटरी। जब तक उसे स्टैट्यूटरी से अपीलेबल न बनाया जाए तब तक ऑर्डर में अपील नहीं हो सकती। और ऑर्डर में अपील अगर उसे अपीलेबल बना भी दिया गया तब भी एक अपील से ज़्यादा, मतलब सेकंड अपील उसमें नहीं हो सकती। जबकि डिक्री के केस में अंडर सर्कमस्टांसेस सेकंड अपील भी हो सकती है। तो अपील और ऑर्डर, क्योंकि सोसाइटी इतनी लंबी होती जा रही है, सब्जेक्ट मैटर इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि डिमार्केट करने में दिक्कत आती है, इसीलिए धीरे धीरे करके चाहे कोर्ट चाहे लेजिस्लेचर सबको एक अलग पहचान देने लगा है। अगर किसी के नाम ऑर्डर लिख दिया गया तो लिख दिया गया, लेकिन अगर उसकी वर्च्यू डिक्री की है अपीलेबल हो जाएगी। तो केवल लिख देने से ना कोई जजमेंट डिक्री हो जाएगा ना ऑर्डर हो जाएगा, बल्कि देखा जाता है उसके एलिमेंट्स क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। अगर इंग्रेडिएंट्स डिक्री के हैं तो डिक्री की तरह उसे ट्रीट किया जाएगा। और एक चीज और समझिए, ऑर्डर भी अगर फाइनल ऑर्डर है, जैसे एक्सक्यूशन के केस में हमेशा ऑर्डर होगा। एक्सक्यूशन में कोई जजमेंट का
एडजुडिकेशन तो होता नहीं राइट्स का, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट से जजमेंट हो चुका होता है, डिक्री हो चुकी होती है, उसका एक्सक्यूशन होता है। तो एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो हमेशा ऑर्डर होती हैं, लेकिन क्योंकि पार्टीज का राइट क्वेश्चन होता है इसलिए ऐसे ऑर्डर भी अपीलेबल होते हैं। क्योंकि बेसिक थीम ये होती है कोर्ट में जाने की कि हर दोनों पार्टी को सेटिस्फैक्टरी जस्टिस मिले, पूरी तरह सुनवाई हो, हर एस्पेक्ट में सुनवाई हो, और जो फाइनली एडजुडिकेट किया जाए या फाइनली एग्जीक्यूट किया जाए वो गलत ढंग से न किया जाए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दूं। आज डिसीजन कुछ नहीं है, जजमेंट से शुरू करेंगे। जजमेंट खुद एक कोर्ट का रिटन फाइनल कंक्लूजन है। जजमेंट में भी आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिक्री और इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर। तो ऑर्डर अपीलेबल तभी होगा जब उसे अपीलेबल बनाया जाए, जबकि जजमेंट हमेशा अपीलेबल होगा। और ऑर्डर अगर अपीलेबल होगा भी तब भी एक अपील से ज़्यादा सेकंड अपील नहीं हो सकती, जबकि डिक्री में एज अ मैटर ऑफ राइट सेकंड अपील हो सकती है। थैंक यू।